लिख लिए। वर्गीकरण का अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण, तो अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण के वाक्य के 8 भेद हैं और इसमें 3 तक मैं बता चुकी हूँ, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य लिखिए इसमें, जिससे किसी प्रकार के, जिससे किसी प्रकार के जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, पूर्ण विराम, जैसे डैश, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, पूर्ण विराम, जैसे क्या तुम खा रहे हो। नेक्स्ट, 5वां, नंबर 5, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, विस्मयवाचक वाक्य लिखकर डैश दें, जिससे आश्चर्य, जिससे आश्चर्य, कौमा, दुख या सुख का बोध हो, जिससे आश्चर्य, कौमा, दुख या सुख का बोध हो। बोध हो, जैसे, जैसे लिखकर डैश दीजिए, जैसे, जैसे, अरे बाप रे, अरे, अरे बाप रे, अरे बाप रे लिखकर विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम देकर और नीचे डॉट, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर विस्मय की बात हो रही है। अरे बाप रे, कितना बड़ा सांप, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप। तो यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है बच्चों? हाँ, आश्चर्य का, है ना। तो इसीलिए इस तरह के जो वाक्य होंगे विस्मयवाचक वाक्य कहे जाएंगे। अरे बाप रे, विस्मयवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह और फिर कितना बड़ा सांप। नेक्स्ट 6 नंबर, संदेहवाचक वाक्य। 6 नंबर, संदेहवाचक वाक्य, डैश, संदेहवाचक वाक्य, डैश, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, पूर्ण विराम, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, पूर्ण विराम, जैसे उसने खा लिया होगा, जैसे उसने खा लिया होगा, जैसे उसने खा लिया होगा, पूर्ण विराम। इसमें क्या पता चल रहा है कि हो सकता है उसने खाया भी होगा या हो सकता है उसने नहीं भी खाया होगा, हो सकता है ना। हाँ, तो यहाँ पर संदेह की बात हो रही है, कंफर्म जहाँ नहीं होता है, जहाँ संदेह रहता है कि हो सकता है कि वो खा भी लिया होगा, हो सकता है नहीं भी खाया होगा, तो इस तरह के वाक्यों को कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट 7 नंबर, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, डैश, जिससे किसी प्रकार की इच्छा,
जिससे किसी प्रकार की इच्छा, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, पूर्ण विराम, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, पूर्ण विराम, जैसे, जैसे लिखकर डैश, तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपने कार्य में सफल रहो, यानी अच्छी शुभकामना प्रकट की जा रही है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। यहाँ इच्छा जाहिर की जा रही है, शुभकामना प्रकट की जा रही है। ठीक है, तुम अपने कार्य में सफल रहो। नेक्स्ट 8 नंबर, अंतिम, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य डैश, जहाँ एक वाक्य दूसरे की, जहाँ एक वाक्य दूसरे की, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, संभावना, दंत स आधा म, भ आकार भा, व न आकार ना, संभावना पर निर्भर हो, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, पूर्ण विराम, जैसे, जैसे पानी न बरसता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, स में बड़ा उपमात्रा होगा, सूख जाता। यहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर है, इसका मतलब यदि पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, यदि पानी बरसेगा तभी धान नहीं सूखेगा। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश होने पर ही धान नहीं सूखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको समझ में आया कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हुए, 8। विधिवाचक, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, इसमें सरल वाक्य आते हैं, मिश्र वाक्य आते हैं और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, जहाँ किसी बात के न होने का बोध हो, जहाँ पर नकारात्मक सारे वाक्य हों। ठीक है, जहाँ नकारात्मक का बोध हो वहाँ निषेधवाचक। आज्ञावाचक, जिससे किसी तरह का आज्ञा या आदेश का बोध हो, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, है ना, जहाँ पर कोई चीज पूरी तरह से ये सब पता नहीं है कि हाँ वो काम हो ही चुका है या नहीं हुआ होगा, तो संदेह की स्थिति हो, वहाँ संदेहवाचक। इच्छावाचक, जिससे किसी प्रकार की अच्छी इच्छा या शुभ कामना का बोध किया जाए, वहाँ जिन वाक्यों में, तो वहाँ पर होता है इच्छावाचक। संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक। आया बच्चों समझ में सबको? हाँ, हेलो, बोलो सभी लोग, सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आपका वाक्य के जो आधार हैं ये हुए। अब आप लोग पत्र के बारे में कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि पत्र का फॉर्मेट, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए, कॉपी सबके पास तो खुली हुई है, ऊपर में लिखिए, हाँ लिखिए पत्र लेखन। और आप लोगों का जो पत्र है वो पत्र है सामाजिक पत्र, है ना, यानी अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्रों में बहुत ज़्यादा बात को
बहुत छोटे, बहुत संक्षिप्त रूप में नहीं लिखे जाते हैं। लिखे तो जाते हैं दोनों पत्रों में, बहुत बड़े भी नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें क्या ध्यान देना जरूरी है, किस किस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। चलिए ऊपर में हेडिंग में लिखिए आप लोग सबसे पहले, अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। हेडिंग दीजिए आप लोग, अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें, यानी किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। लिख लिए, हेडिंग डाल लिए सब लोग? हाँ, अभी टोटल कितने बच्चे शो कर रहे हैं? 36, देख 33, अच्छा ठीक है। चलिए लिखिए, ये हेडिंग तुम लोग डाल लिए, अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें डैश नंबर 1 लिखो। पत्र में ऊपर बाईं ओर, पत्र में ऊपर, ऊपर में बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊपर, ऊपर, पत्र में बाईं ओर, बा बड़ी ई के ऊपर में अनुस्वार होगा, बाईं। पत्र में ऊपर बाईं ओर, पत्र भेजने वाले का, पत्र में ऊपर बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, समझते हो ना, बाईं ओर सबसे ऊपर, बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए। पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए। क्या पता लिखा होना चाहिए बताओ तुम लोग? जैसे तुम लोग पत्र लिखोगे तो क्या अपने घर का पूरा पता लिखोगे? क्या लिखते हो? अब तक क्या सिखाया गया है बताओ? हाँ, वेरी गुड, परीक्षा भवन। आपका जो पत्र जब भी आप लिखेंगे तो अपना घर का एड्रेस वगैरह नहीं लिखा जाता है, सिंपल सा लिखा जाता है पता की जगह परीक्षा भवन, ठीक है। तो बगल में ब्रैकेट में अगर जगह होगा तो वहाँ लिख लीजिए, और ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि ये आपका पता है परीक्षा भवन। प और र में बड़ी की मात्रा सभी लोग लिखोगे। कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, हर्षिका छोटी की मात्रा लिख देते हैं, जो कि छोटी की मात्रा गलत है। ये 1 नंबर पॉइंट जहाँ लिखे हो ना तुम लोग कि पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता होना चाहिए, कुछ नहीं, पटना सगुना मोड़ नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर लिखो परीक्षा भवन। लेफ्ट साइड में परीक्षा भवन लिखा जाता है, तो इसको ब्रैकेट में तुम लोग लिख लो कि परीक्षा भवन सबसे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, परीक्षा भवन को ब्रैकेट में बगल में लिख लो ताकि याद रहेगा कि परीक्षा भवन ही लिखना है पता में, और र में बड़ी की मात्रा होगा, परीक्षा भवन। नेक्स्ट नंबर 2, पते के नीचे, पते के नीचे यानी ठीक पता लिखने के बाद परीक्षा भवन लिखेंगे, जस्ट उसके नीचे, और सीक्वेंस में होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में। पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि, पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि, त छोटी की मात्रा ती, थ में छोटी की मात्रा तिथि, पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख होना चाहिए। पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख होना चाहिए। पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख होना चाहिए। अब उसके बगल में ब्रैकेट में तुम लोग लिखो कि पता तिथि कैसे लिखना है। आज कितना तारीख है? 11 सितंबर, है ना, है ना, आज 11 तारीख। तो 11/9 नहीं लिखा जाना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 11 लिखो, 11 सितंबर, पूरा महीना का नाम लिखा जाता है। दंत स छोटी की मात्रा, त के ऊपर अनुस्वार, ब र, 11 सितंबर कॉमा देकर लिखो 2020, ठीक है, 2020।
पूरा दिनांक लिखा जाता है। जैसे कुछ बच्चे क्या लिख देंगे, जैसे लिख देंगे 11 पॉइंट देकर 9 फिर पॉइंट देकर 20, ऐसे नहीं होता है। पूरा दिनांक जो है वो पूरा महीना लिखना चाहिए। 11 सितंबर 2020 लिखे सब लोग इस तरह से। हाँ, अब ये जब पत्र लिखोगे उस समय, जब पत्र तुम लोग लिखोगे, मैं जब प्रश्न दूंगी, जब पत्र को लिखोगे तो इसी तरह से सबसे ऊपर लिखोगे पते की जगह परीक्षा भवन, और ठीक परीक्षा भवन के नीचे दिनांक। इसी तरह से तो तुम लोग तिथि भी लिख सकते हो, तिथि शब्द लिखकर डैश देकर तब लिखोगे, या फिर दिनांक भी वहां लिख सकते हो। तिथि और दिनांक दोनों सेम चीज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा, लिखो पत्र का आकार छोटा होना चाहिए। पत्र का आकार यानी पत्र बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। पत्र का आकार छोटा होना चाहिए तथा विषय के अनुसार होना चाहिए। पत्र का आकार छोटा होना चाहिए तथा विषय के अनुसार होना चाहिए। अब मान लीजिए पत्र में लिखा हुआ है कि आपका छोटा भाई छात्रावास में रहता है, आप उसे समय के महत्व के बारे में समझाते हुए एक पत्र लिखें। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ प्रश्न कि आपका छोटा भाई छात्रावास में रहता है हॉस्टल में, और आप बड़े भाई या बड़ी बहन हैं, तो उसको किस तरह से समय के बारे में बताना है। तो जब आप पत्र लिखेंगे तो पत्र का विषय, जो प्रश्न ये रहेगा, तो आपका जो पत्र होगा इसी के अनुसार होना चाहिए, न कि उसके स्वास्थ्य के बारे में लिखने लगेंगे और उसके खेलकूद के बारे में लिखने लगेंगे। मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए किस बात की ओर? समय के महत्व के बारे में। उस पर आपका मुख्य फोकस होना चाहिए कि तुम छात्रावास में रह रहे हो, तो वहाँ पर तो माता पिता या कोई बड़े तुम्हारे वहाँ नहीं हैं तुम्हारे साथ, तो ऐसा ना हो कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान न दो और अपने हाथ में आए हुए समय को यूं ही खेल कूद में मौज मस्ती में गंवा दो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं लौटता। इसलिए सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है अपनी पढ़ाई लिखाई पर, और समय के अनुसार सोना, समय के अनुसार जागना, और समय के अनुसार पढ़ाई करना, और समय के अनुसार ही खेल कूद, यानी जो भी तुम्हारा काम होना चाहिए सब समय के अनुसार होना चाहिए, तभी तुम जीवन में उन्नति करोगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटा भाई है उसको समझाते हुए, क्योंकि आप जब बड़े हैं तो बड़े का काम है समझाना, और पत्र का जो विषय होगा इसी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर और एक बात बताइए कि पत्र में स्टैंजा कितना होना चाहिए? हाँ, या तो 2 पैराग्राफ हो या 3। 2 भी होगा तो गलत नहीं होगा, 3 भी हो तो ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में जैसे भाई को लिख रहे हैं कि भाई को कि तुम छात्रावास में रह रहे हो, तुम अपना सारा समय पढ़ाई पे ध्यान देना, तुम अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्टेंजा में उसके ऊपर पूरा फोकस के तुम्हारा समय जो है पढ़ाई पर ज़्यादा देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ ही दोस्ती करना जो तुम्हें गलत राह की ओर न ले जाएं। हाँ, भाषा भी आपकी एकदम सिंपल होनी चाहिए, ऐसी नहीं खूब लंबी चौड़ी भाषा, खूब कठिन भाषा नहीं। और दूसरे स्टेंजा में उसको पूरा समझाते हुए, और फिर अंत में कि जैसे ही छुट्टियां आरंभ होगी तुम पिताजी को बता देना, ताकि तुम्हारे घर आने की व्यवस्था पापा करवा देंगे। ठीक है, हम लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, छुट्टियों में आओ तो सभी से मुलाकात होगी। इस तरह से तो क्या होता है कि अनौपचारिक पत्र जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें अपने मन की सारी बातों को लिखते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अनुसार होना चाहिए, पूर्ण विराम। फिर इसी कंटिन्यूएशन में कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो 3 नंबर पॉइंट है उसी में कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए, पूर्ण विराम। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, क्या पूछ रहा है अभिषेक? दिनांक लिखना के प्लेस पर डायरेक्ट नहीं लिखना है दिनांक,
डेट को डायरेक्ट नहीं लिखना है, दिनांक शब्द लिखना होगा या फिर तिथि लिखिए, तिथि लिखिए या दिनांक लिखिए। दिनांक ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि तिथि में फिर आप लोग स्पेलिंग गड़बड़ करोगे। तिथि में दोनों में छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। और दिनांक में आपको लिखना है द में छोटी की मात्रा, न आकार, ऊपर अनुस्वार, क दिनांक, ठीक है। दिनांक या तिथि शब्द जरूर मेंशन करेंगे आप लोग, डायरेक्ट डेट नहीं डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए पत्र की भाषा सरल सामान्य, कॉमा देकर लिखेंगे, पत्र की भाषा सरल सामान्य मधुर, म ध में छोटा मात्रा धुर, मधुर मधुर, कॉमा आदर सूचक, मधुर आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल सामान्य मधुर आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। अब आदर सूचक की बात, छोटा भाई है तो ठीक है, हम उसको आदर वाले शब्द तो नहीं लिखेंगे, जैसे आप नहीं लिखेंगे, खा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। इस तरह के शब्द हम किसके लिए प्रयोग करेंगे बताइए? अपने से बड़ों के लिए। तो अपने से बड़े जैसे हमारे जो भी संबंधी हो गए, हमारे परिवार वाले जो हो गए, हमारे जो ऐसे लोग जो हमारे आसपास रहते हों, बड़े हों, पिता और माता की उम्र के हों, तो ऐसे लोगों के पास जो भी हम पत्र लिखेंगे तो आदर सूचक उसमें शब्द होना चाहिए, ठीक है। और शुद्ध होनी चाहिए, पत्र जो है वो उसकी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। यदि स्त्रीलिंग, यदि किसी स्त्री के पास, किसी महिला के पास लिख रहे हैं, माता जी के पास या चाचा जी, चाची जी या कोई भी स्त्रीलिंग के पास लिख रहे हैं तो उसमें हमारी भाषा उस ढंग की होनी चाहिए। किसी पुल्लिंग, यदि किसी पुरुष के पास लिख रहे हैं, पिताजी, चाचा, मामा, फूफा जो भी, तो उनके पास जो लिखेंगे पत्र तो उसकी भाषा, उसमें फिर सबका ध्यान रखना पड़ेगा सारे व्याकरणिक दृष्टि से। तो पत्र में जो भी आप शब्द का चयन करें, जो भी लिंग, वचन, कारक, काल वगैरह जो भी, तो वो उन सब का ध्यान रखते हुए भाषा जो है आपकी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम 5 पॉइंट, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम के बाद, पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि, क में छोटी की मात्रा के, पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पूर्ण विराम हो गया। अब लिखिए, दूसरा हेडिंग देकर लिखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं तथा अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं तथा ये पत्र किन्हें लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं तथा ये पत्र किसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं तथा ये पत्र किसे लिखे जाते हैं, ये भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए लिखिए, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, सगे संबंधियों में योजक चिन्ह होगा स, दंत स गए करगे सगे, योजक चिन्ह संबंधियों, दंत स अनुस्वार, ब अनुस्वार, ध छोटी की मात्रा, य ओकार अनुस्वार, सगे संबंधियों, कौमा मित्रों, मित्रों, कौमा रिश्तेदारों, वही परिवारजन, रिश्तेदारों, र छोटी की मात्रा,
आधा तालव्य श, त एकार, द आकार, र ओकार अनुस्वार। रिश्तेदारों, कौमा, परिचितों, प, र हरस्वीकार, च हरस्वीकार, त ओकार अनुस्वार। परिचितों। तो अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक सभी बच्चे लिख लिए? यहाँ तक लिख लिए आप लोग? इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। पर्सनल लेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार के पत्रों में, पूर्ण विराम के बाद, इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति कैसे लिखेंगे? आधा व य, आधा क हरस्वीकार त, व्यक्ति। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित दंत स अनुस्वार, ब अनुस्वार, ध हरस्वीकार त, संबंधित। सुख दुख, सुख दुख में योजक चिन्ह, सुख दुख, कौमा, हर्ष, ह मूर्धन्य स रेफ, हर्ष। हर्ष यानी क्या होता है? हर्ष का क्या अर्थ होता है? खुशी। गुड। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख दुख, कौमा, हर्ष, कौमा, उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम। अनौपचारिक पत्रों की भाषा अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय, आ आधा त, म दीर्घिकार य। आत्मीय का मतलब होता है अपनापन से भरा हुआ। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। यानी इस तरह के पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना, बहुत करीबी जो है, बड़े अपनापन से मन को छू लेने वाली भाषा का प्रयोग किया है। तो ये मन को स्पर्श करने वाली भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। बनावटी शब्दों का इसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है। तो अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। पूर्ण विराम। ठीक है। अच्छा, कल जो आपका टेस्ट है वो कितने बजे से है? हिंदी का 12 बजे से है, इसी समय, है ना? है ना? कल जो टेस्ट है तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का मैं जो लिंक है वो भेज दूंगी। कहा गया है आधा घंटा पहले, लेकिन वो खुलेगा अपने समय पर ही। ओके, तो सारे लोग एग्जाम के लिए तैयार रहोगे। लिंक मैं भेजूंगी, खुलेगा वो ठीक 12 बजे। और कॉपी को आपको पता है कि इसमें नहीं भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भेजना है, पता है सबको? कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? हाँ, वेरी गुड। सबको स्नैप होमवर्क पे ही भेजना है। कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजोगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जा भी नहीं सकता है और वहाँ आएगा तो चेक भी नहीं होगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करोगे, क्वेश्चन आंसर लिखकर जैसे सबमिट करोगे, वो सीधे स्नैप पर चला जाएगा। ठीक है, गुड। अब ये समझिए। हाँ हाँ जी, संडे का टेस्ट कल रीशेड्यूल कर दिया गया है। आपको नोटिस नहीं मिला है, आपकी क्लास टीचर ने नोटिस नहीं भेजा है। फिर ये कौन बच्चा पूछ रहा है जिसको अभी तक कोई जानकारी नहीं है? हाँ, कल सैटरडे है, संडे वाला एग्जाम को कल रीशेड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि संडे को
नीट का एग्ज़ाम है, सारे टीचर्स वहाँ ड्यूटी है सबकी, इसलिए कल कर दिया गया है। तुम लोग किस दुनिया में रहते हो बच्चों कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता, आधे से अधिक बच्चों को। तो ये अनौपचारिक पत्र के बारे में मैंने आप लोगों को लिखवाया, ठीक है। अब आप लोग प्रश्न लिखें कि अच्छा, ये आपको जानकारी होगी कि अगर छोटी बहन या छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर परीक्षा भवन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, लिखेंगे ना, बोलते जाओ। और ठीक दिनांक के नीचे लिखेंगे प्रिय भाई या प्रिय बहन, ठीक है, कॉमा देंगे। और फिर शुभ प्यार लिखेंगे या शुभ आशीर्वाद लिखेंगे, यही लिखते हैं ना। प्रिया लिखने के बाद प्रिया नाम भी लिख सकते हो, प्रिय बहन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख रहे हो, एक हाँ एक लाइन छोड़ भी सकते हो, पत्र के दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ के ही लिखोगे, प्रिय बहन, प्रिय भाई, कॉमा देकर, और फिर उसके नीचे शुभ प्यार, ठीक है, या शुभ आशीर्वाद। और फिर उसके बाद लिखना शुरू करोगे कि जैसे मान लीजिए एक पत्र मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ कि आप अपनी छोटी बहन को कुसंगति से होने वाले दुष्प्रभाव से सचेत करते हुए बड़े भाई की ओर से एक पत्र लिखिए। यानी जो पत्र लिख रहा है वो बड़ा भाई है और अपनी छोटी बहन को लिख रहा है कुसंगति यानी बुरी संगति से बचने के लिए रहना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। और यदि वो बुरी संगति में रह रही है तो उससे क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या उसका बुरा परिणाम पड़ता है उसका यहाँ पर। तो सबसे ऊपर पता उसने लिखा परीक्षा भवन, उसके बाद उसने दिनांक लिखा, दिनांक लिखने के बाद फिर नीचे प्रिया, श्रेया या कोई भी नाम लिखिए, कॉमा, उसके बाद शुभ प्यार या शुभ आशीर्वाद। फिर नीचे पत्र उसने शुरू किया, कल ही माता जी का पत्र मिला, उसे पढ़कर यह पता चला कि तुम्हारा मन आजकल पढ़ाई में न लगकर अन्य लड़कियों के साथ फैशन व शॉपिंग में ही लगता है। यही कारण है कि प्रथम सत्र की परीक्षा में तुम अच्छे अंक से पास नहीं हो पाई। छोटी, उसके बाद छोटी उसको प्यार से लोग हो सकता है छोटी बोलते हैं, तो छोटी लिखकर संबोधन चिन्ह, ऐसे लोगों की संगति, क्योंकि पत्र में संबोधन चिन्ह भी अनिवार्य है, ठीक है। तो जब आप नाम लिखेंगे प्रिय श्रेया या प्रिय छोटी तो वहाँ अल्प विराम देंगे यानी कॉमा, और जब लिखेंगे शुभ प्यार या शुभ आशीर्वाद तो यहाँ फिर कौन सा चिन्ह होगा, संबोधन चिन्ह, ठीक है। उसके बाद छोटी लिखकर संबोधन चिन्ह, ऐसे लोगों की संगति जीवन को कभी सही दिशा नहीं दे पाती है और सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे तुम्हारे भविष्य पर अंधेरा छा सकता है, जिससे तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बहन, तुम तो जानती हो कि कुसंगति में पढ़कर कोई भी महान नहीं बन सकता। ये फर्स्ट स्टेंजा में बड़े भाई साहब ने अपनी छोटी बहन को लिखा है। फिर दूसरे स्टेंजा में, तो पहला स्टेंजा जहाँ खत्म होगा ठीक उसी के नीचे, जैसे यानी शुरू से ही फिर दूसरा स्टेंजा शुरू करना होगा, ठीक है। यानी जहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा समाप्त हुआ ठीक उसके नीचे से नहीं लिखना होगा, उसके बाद चले जाओगे एकदम फिर दूसरे स्टेंजा से लिखना होगा। दूसरा स्टेंजा जो है वो भी आरंभ से एकदम स्टार्टिंग से, आशा है, कौमा, तुम पढ़ाई में अपना मन लगाओगी और पुनः किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दोगी, कौमा, क्योंकि फैशन और शॉपिंग के लिए सारा जीवन पड़ा है, पूर्ण विराम। यदि पढ़ाई का यह वक्त हाथ से निकल गया, कौमा, तो फिर लौट कर कभी नहीं आएगा और तब तुम्हें पछतावा करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बाद अंत में माँ को प्रणाम कहना, तुम्हारा भाई या तुम्हारा भैया, नीचे अपना नाम। तो आप लोग नाम की जगह क ख ग घ लिख देंगे।